आज के हमारे लेक्चर में हमने न्यू चैप्टर शुरू करना है, केमिकल इक्विलिब्रियम, चैप्टर नंबर 6। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके 2 लेक्चर्स मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिए, उनको आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, उसमें अगर आपकी कोई मुश्किल आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं उसमें। और क्विज़ की डेट मैंने अनाउंस कर दी है। ठीक है, क्विज़ इंशाल्लाह आपका ट्यूसडे को होगा लेक्चर में ही। और आपके जो असाइनमेंट है उसको सबमिट करवाने की लास्ट डेट मंडे की है। ठीक है, यानी मंडे तक आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है। और उसके साथ ही असाइनमेंट का टॉपिक आपको मिला है ली चैटलियर प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशंस। और जो क्विज़ का चैप्टर है क्विज़ के लिए, वो ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री बाय नीट जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इस पर जितने 124 एमसीक्यूज हैं फर्स्ट, वही आपके सिलेबस में आपके क्विज के लिए असाइन किए गए हैं। चलिए अब चलते हैं अपने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर की तरफ। सर उस चैप्टर में से एक टॉपिक रहता है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, ये वाला? जी हाँ सर। जी, ये मैंने जो आपको व्हाट्सएप किया है ना मैसेज, उसमें ये दिया गया है। ठीक है, जो व्हाट्सएप मैंने किया है, आपने वो वीडियोस देखी हैं? नो सर, अभी नहीं मैंने देखी। वो उसको देख लीजिएगा ना, उसमें मौजूद है वो लेक्चर। ठीक है, सर नॉर्मलाइजेशन वाला। यूट्यूब पे है? हाँ जी, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने शेयर किया है, आप उसको देख लीजिएगा। ओके, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर 6.1, टॉपिक इंट्रोडक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम। एक्चुअली कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके, सब्सटेंसेस रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कंप्लीटली प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो उस रिएक्शन को हम इररिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी रिएक्टेंट्स की अमाउंट बाकी ना रहे तो उसको हम इररिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ताहम कुछ ऐसे रिएक्शंस भी हैं जिनमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके कंप्लीटली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते। उन रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। और हम ये कहते हैं कि ऐसे रिएक्शन में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो उनके दरमियान फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है इस रिएक्शन में, और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है। इसी सिस्टम में जब दोनों की अमाउंट यानी प्रोडक्ट्स की अमाउंट और रिएक्टेंट्स की अमाउंट कांस्टेंट हो जाती है, यानी आपको ऐसा लगता है कि अब रिएक्शन रुक चुका है, अब प्रोडक्ट्स की अमाउंट कम नहीं हो रही, ठीक है, और ना ही रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम हो रही है, यानी दोनों की अमाउंट कांस्टेंट हो गई है, इसमें कोई मिकदार में कमी वाक़या नहीं हो रही, दोनों की मिकदार में कोई कमी वाक़या नहीं हो रही, ना कोई इजाफा हो रहा है। तो हम ये समझते हैं, ऐसे लगता है कि रिएक्शन रुक चुका है, लेकिन वो स्टेट होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम की। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसी लम्हे प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बना देते हैं, तो दोनों में अमाउंट की कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अमाउंट कांस्टेंट रहती है, इसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। ये अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देख लेते हैं इसी केमिकल इक्विलिब्रियम को। ये देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस ग्राफ में यहाँ पे अलोंग वाई एक्सिस हमने कॉन्सेंट्रेशंस ड्रॉ की हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग हमने टाइम पीरियड ड्रॉ किया है। ठीक है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, फर्ज कर लें। और
ये हमारे पास रिएक्टेंट्स की एक खास अमाउंट है, एक खास कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की। आप फर्ज कर लें 10 मोल और पर ये सारे सेंटीमीटर। शॉर्ट है या फिर एमसीक्यू है जब तक पढ़े हैं? ये जो इस टॉपिक में केमिकल इक्विलिब्रियम में, यस ये सर, एज ये डायनामिक नेचर और अ रिएक्शन शॉर्ट, रिलेशन। ये एज अ शॉर्ट ही आते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आगे लॉ ऑफ सर ये मास जो एक्शन। लॉन्ग होंगे वो उसका निशान लगा दें सर चैप्टर में। ठीक है, ठीक है, मैं साथ साथ निशान लगाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा आपको। तो इसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो फिर रिएक्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं। देखिए प्रोडक्ट्स की पहले अमाउंट 0 है, और जैसे जैसे रिएक्शन शुरू होता है प्रोडक्ट्स की अमाउंट बढ़ने लग जाती है। टाइम पीरियड के साथ साथ प्रोडक्ट्स बढ़ते चले जाते हैं और रिएक्टेंट्स ये कम होते चले जाते हैं। ये देखें इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है। ये देखें वाई एक्सिस के अलॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन है, कम होती जा रही है, कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है। एक वक्त आएगा जब उन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। ये देखें अब ना ही इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आ रहा है रिएक्टेंट्स की, और ना ही प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आ रहा है। तो इस टाइम पे जो इक्विलिब्रियम यानी कि एक स्टेट डेवलप हुई है डायनामिक इक्विलिब्रियम की। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम यानी कि जहां पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये अक्सर 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है। इसमें छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक्स बयान की गई हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक के इक्विलिब्रियम स्टेट पर कॉन्सेंट्रेशंस सेम रहती हैं। अभी आपने देखा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस सेम रहती हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट पर वो चेंज नहीं होती। दूसरा पॉइंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी ले लें, ठीक है, रिएक्टेंट्स की, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू उस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के सी या के पी जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू इस पे डिपेंडेंट नहीं है। इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश फ्रॉम आइदर साइड। इक्विलिब्रियम दोनों साइड से अचीव किया जा सकता है। आप रिएक्टेंट्स को फॉरवर्ड रिएक्शन में मूव करवा के इक्विलिब्रियम हासिल कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट्स को रिवर्स डायरेक्शन में मूव करवा के इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। वेसल शुड बी क्लोज, के एक केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी कंडीशन है कि जिस वेसल में आप रिएक्शन करवा रहे हैं उसको क्लोज होना चाहिए। ठीक है, जब वो क्लोज होगी तभी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, तभी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाएंगे और वो प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे। अगर ये वेसल ओपन होगा तो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स दोनों में से किसी के मॉलिक्यूल्स को एस्केप होने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, और वो उस कंटेनर में से एस्केप हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और अगर वो बाहर निकल जाएं तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन लगातार कम होती रहेगी। A catalyst does not change the equilibrium position. इक्विलिब्रियम की जो भी पोजीशन है, ये देखें, फर्ज कर लें इक्विलिब्रियम इस टाइम पे अचीव होना है, तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन का रेट, रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है। लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की जो जगह है, पोजीशन है, वो चेंज नहीं होगी। कैटलिस्ट क्या करेगा, अगर ये रिएक्शन यहाँ से लेकर ये यहाँ तक आने में इस रिएक्शन को 10 मिनट लगे हैं, अगर इसमें कैटलिस्ट डाल दें तो ये 5 मिनट्स में पहुंच जाएगा इधर, लेकिन पोजीशन वही रहेगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पोजीशन चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट चेंज नहीं होता। कैटलिस्ट का कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जस्ट रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। पहले ये 10 मिनट में अचीव हुआ ये पॉइंट, तो अब कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये 5 मिनट में ये पॉइंट अचीव हो जाएगा। ठीक है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। फिर नंबर 6 पॉइंट,
फ्री एनर्जी चेंज, ये थर्मोडायनामिक का पॉइंट है वैसे, कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है कि किसी भी वर्क डन करने के लिए जो फ्री एनर्जी एक सिस्टम के पास मौजूद होती है उसे हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। और जब किसी रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमम हो जाए, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज मिनिमम हो जाए, तो उस पोजीशन को, उस सिस्टम को हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, ठीक है। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं डेल जी इज इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम स्टेज, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी को हम डेल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू 0 मिनिमम वैल्यू। जी 6.2 ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये टॉपिक शामिल है, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। ये आपको 9th क्लास में भी पढ़ाया जाता है, फिर एफएससी में भी पढ़ाया जाता है, अब बीएस में भी यही पढ़ाया जा रहा है, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसमें क्या है कि हमारे पास कुछ साइंटिस्ट थे, गुलबर्ग एंड वेग, 1864 में इन्होंने एक लॉ डेवलप किया, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस को जनरलाइज किया, जिसमें इन्होंने अपना जो लॉ पेश किया उसकी स्टेटमेंट क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन raised to power equal to the number of times the particular substance appears in stoichiometric equation। हाँ जी, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि मल्टीपल ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, और उस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पावर मौजूद होती है, और वो पावर क्या होती है, उस पावर वो होती है जिसमें नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि कितनी बार उस रिएक्टेंट को स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया गया है, उस नंबर को हम पावर बना के ऊपर लिखते हैं। आइए इसको यहाँ से देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने रिएक्टेंट जनरल रिएक्शन लिया है, इसके लिए A प्लस बी रिएक्टेंट्स हैं और फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन में ये C प्लस डी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, C प्लस डी रिएक्ट करके रिवर्स डायरेक्शन में A प्लस बी रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो कांस्टेंट है उसको हम KF से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो रिवर्स डायरेक्शन के लिए कांस्टेंट है उसे हम KB से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे इस B को, इस A को कितनी बार इस इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया गया है, सिर्फ एक बार, यूनिटी, वन टाइम, ये भी वन टाइम, ये भी वन टाइम, कोई भी किसी के साथ भी दो नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब है हर एक के ऊपर अगर इसमें हमने कॉन्सेंट्रेशन की जो है रेट लॉ अप्लाई करना है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम लॉ अप्लाई करना है, लॉ ऑफ मास एक्शन, तो लिखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। देखें उसने कहा था रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो ये हम रेट लिख रहे हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशंस। तो दोनों जो मोलर कॉन्सेंट्रेशंस हैं, ठीक है, उनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में ए को लिखा है, इसका मतलब है ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखी है, बी को हमने ब्रैकेट में लिखा, इसका मतलब ये भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करते हैं, तो इक्वल टू साइन लगाने के बाद इसका कांस्टेंट KF, इसी तरह बैकवर्ड रिएक्शन के लिए C प्लस डी के कॉन्सेंट्रेशंस, उनका प्रोडक्ट, और फिर कांस्टेंट खत्म करेंगे, सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा KB। अब आप देख सकते हैं कि इन जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं, इनकी कॉन्सेंट्रेशंस पर जो पावर्स हैं वो 1 है, यूनिटी, 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है, ठीक है। तो यूनिटी है पावर्स, क्योंकि इस इक्वेशन में इनको सिर्फ 1 टाइम रिपीट किया गया है, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स कितना है, 1, पर्टिकुलर सब्सटेंस, हर एक सब्सटेंस, इसको, इस इक्वेशन को हम स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को
स्टिशियोमेट्रिक इक्वेशन कहा जाता है। तो स्टिशियोमेट्रिक इक्वेशन में ये सारे 1 टाइम्स रिपीट हुए हैं, नंबर ऑफ टाइम 1 टाइम, और हमने प्रोडक्ट को मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट्स लिया और उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करवा दिया। ये अब के एफ और के बी दोनों रेट कांस्टेंट हैं फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन के। अब इक्विलिब्रियम स्टेज पर ये दोनों इक्वल होंगे, ऐसे कुछ इस तरह से कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन ये दोनों बराबर हो जाते हैं एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम स्टेज। इक्विलिब्रियम स्टेज पे ये जब बराबर हो गए, हमने अरेंज किया इक्वेशन को, के बी को डिवाइड करवा दिया, ठीक है, इस ए बी को हमने इस साइड पे डिवाइड करवा दिया, ये तो ये इक्वेशन बन गई। इसमें के एफ ओवर के बी ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। जब दोनों कांस्टेंट को डिवाइड किया जाएगा तो एक न्यू कांस्टेंट डेवलप होगा, इसे हम के सी से रिप्रेजेंट करेंगे। के कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, सी कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है कि हमने जो कांस्टेंट बनाया है वो कौन सा कांस्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का कांस्टेंट है, ठीक है। किसका कांस्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का ये कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है। इसके यूनिट्स क्या हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट मैंने अभी आपको बताया कि जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है उसका मतलब होता है वो कॉन्सेंट्रेशन है, और कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर हमें रिवर्सिबल डायरेक्शन की कोफिशिएंट्स मालूम करने हों, ये देखिए, अगर किसी इक्वेशन में, ये देखिए, ये किसी इक्वेशन में हमारे पास कोएफिशिएंट भी मौजूद हो, यानी उस सब्सटेंस का जो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटिशन है वो भी रिप्रेजेंट किया गया हो, तो उसको हम पावर में लिखते हैं, ठीक है। ये भी हमने देखा रेट लॉ एक्सप्रेशन में। तो ये आ गई आपके पास रेट एक इक्वेशन जिसमें हमने इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इस स्टेशियोमेट्रिक इक्वेशन को विद पावर्स रिप्रेजेंट किया है। आइए अब हम डिफाइन करते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, देखें ये यहाँ पे पहले है क्या, देख लें कि ये यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, सी और डी प्रोडक्ट्स हैं, इनकी दोनों की मोलर कॉन्सेंट्रेशंस हैं और इनके ऊपर पावर भी है, रेज टू पावर, पावर क्या है, कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट पावर है ये, जो इसे हम कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है, सी कोफिशिएंट, ये डी कोफिशिएंट। इसी तरह डिवाइड में क्या आ रहा है, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशंस और उनकी पावर्स, कोफिशिएंट पावर्स, ठीक है। सो अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं यहीं से। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ equilibrium concentrations of reactants, each concentration raised to the power equal to coefficient of substance in the balance chemical equation, ठीक है, कि जब किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है तो इक्विलिब्रियम डेवलप होने के बाद अगर हम कॉन्सेंट्रेशन सी और डी की जो कॉन्सेंट्रेशन हैं उनका प्रोडक्ट लें, ठीक है, उनके ऊपर जो भी पावर मौजूद है, साथ उनके जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जो उनकी कोफिशिएंट है उसको पावर बना के प्रोडक्ट लेंगे। इसी तरह रिएक्टेंट्स की भी कॉन्सेंट्रेशंस को प्रोडक्ट लेने, ठीक है, और उनकी जो कोफिशिएंट्स हैं उनको पावर बना के मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसको डिवाइड करवाने से जो एक नंबर मिलता है, कांस्टेंट नंबर, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, उसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि आपके पास यही सारी बातें इसमें लिखी गई हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं होगी तो आप जो कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे
वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी, वो फिर कुछ और कॉन्सेंट्रेशन होंगी और वो आपका जो आंसर होगा वो कांस्टेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आगे जी अब हम डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ते हैं इसकी। फर्स्ट फॉर्म हमने पढ़ ली है, कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म। आपको ये बताता चलूँ कि ये जो के सी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली टर्म, ये एक्सप्रेशन के सी वाली, ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए है, आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कोई आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, ठीक है, तो उसको उसकी जो इक्वेशन होगी, रिएक्शन होगा उसका, उसकी इक्वेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकेंगे के सी की फॉर्म में। लेकिन अगर कोई नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो तो उसके लिए हम केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे लिखेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, नॉन आइडियल के लिए हम एक्टिविटी की फॉर्म में लिखते हैं। यानी ऐसा होता है कि हमारे पास जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, ये सॉल्यूशंस के चैप्टर में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा वैसे कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या फ़र्क है। बेसिक फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ कि जो सॉल्यूशंस के रोल्स लॉ फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशंस, और जो रोल्स लॉ फॉलो नहीं करते वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। तो किसी केमिकल रिएक्शन में जब तमाम कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट ना कर रही हो, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में तमाम कॉन्सेंट्रेशंस, यानी कि एक रिएक्टेंट है ना, वो पूरी तरह से रिएक्ट नहीं कर रहा, उसकी थोड़ी थोड़ी अमाउंट रिएक्ट कर रही है, साइड से वो रिएक्शन कर रहा है, तो ऐसे रिएक्शन में हमें एक्टिविटी पर चेक करना होता है कि वो कितना रिएक्टेंट एक्टिव है। ठीक है, यानी उसकी हमने उस रिएक्टेंट की हमने ये देखना होता है कि वो उसकी कितनी पोर्शन एक्टिव है, उसका कितना पोर्शन रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। तो ऐसा रिएक्शन इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन इफेक्टिव है। सारी कॉन्सेंट्रेशन इफेक्टिव ना हो तो जितनी इफेक्टिव होगी उसको देखेंगे, रिएक्शन रेट उसी पे डिपेंडेंट होगा, तो वहां उसको हम फिर एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन। और इस एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन या इसको एक्टिविटी भी कहा जाता है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए के साथ। ठीक है, अब है चीज वही, अगर आपके पास यही रिएक्शन हो, ये वाला ए प्लस बी सी सी डी, ठीक है, रिएक्शन ये जनरल हमने लिख दिया है। ठीक है, कोई नॉन आइडियल रिएक्शन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तो इस रिएक्शन के लिए अगर हमें एक्टिविटी की फॉर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन बनानी है तो हम क्या लिखेंगे? एक्टिविटी ऑफ या एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी, एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डी, दोनों का प्रोडक्ट्स और इनकी पावर में वही कोएफिशिएंट, फिर डिवाइड में भी इसी तरह रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक है, एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशंस उनकी ए और बी की, उनका प्रोडक्ट और फिर उनकी पावर्स। तो इसको इक्वेट करने पर हमें एक कांस्टेंट मिलता है जिसे हम के ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर के ए से रिप्रेजेंट किया हो तो इसका मतलब है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की जो एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन है उसको रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक, उसकी इक्वेशन बनाई गई है। बस ये याद रखिएगा कि ये जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पर पहुंच जाता है तब आप ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाते हैं। इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, ऐसे रिएक्शंस जिनमें गैसेस इन्वॉल्व होती हैं उन रिएक्शंस के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kp की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, Kp, P यहाँ पे क्या है? पार्शियल प्रेशर C का, पार्शियल प्रेशर D का, पार्शियल प्रेशर A का, पार्शियल प्रेशर B का, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, पावर के साथ सर आपकी आवाज नहीं सही आ रही।
सर आपकी आवाज नहीं सही है। पर हमें एक कांस्टेंट पर मिलता है। रिलेशन बिटवीन ये आपको अब जी उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। ठीक है, ये आपका टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया, पार्शियल प्रेशर वाला। ठीक है, सॉरी, लॉ ऑफ मैस एक्शन वाला यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद एक नया टॉपिक शुरू होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो भी आपने पढ़े, के पी पढ़ा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के ए ये भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा है, इसी तरह के सी ये भी एक आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा। तो इनके आपस में रिलेशंस क्या है? तो इनके रिलेशंस जानने के लिए हमें एक जनरल रिएक्शन से शुरू करना होगा। ये देखें, ये एक जनरल रिएक्शन है, ए बी बी सी सी एंड डी डी। ठीक है, ये जो स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं, ठीक है, वो आपके पास इसके कोफिशिएंट्स हैं, और कैपिटल लेटर्स में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट लिखी है। अब आपके पास जो एक आइडियल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें के पी, अगर हम के पी यानी इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर में रिप्रेजेंट करेंगे तो पी सी पी डी पी ए पी बी आ जाएगा, यानी पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सही शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही सर अब हो रही है। अच्छा, अब हो रही है, चलो ठीक है जी। तो अगर हमें पार्शियल प्रेशर की टर्म में रिप्रेजेंट किया हो, ठीक है, उसको हम केपी की फॉर्म में लिखते हैं। अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में लिखना हो तो आप ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन को सी, कैपिटल सी के साथ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो सी कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में हो तो इसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अगर के एक्स लिखा हो, एक्स होता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो मोल फ्रैक्शन, अगर आपने मोल फ्रैक्शन सी, प्रोडक्ट सी और मोल कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट डी दोनों की कोफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया है, प्रोडक्ट लिया है, तो वो रेशो जो है आपको मिलेगी उसको हम के एक्स कहेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी तरह के एन, एन नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में लिखते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी विद कोफिशिएंट। ठीक है, यानी कि आप P की फॉर्म में लिखते हैं तो P यूज करेंगे, C की फॉर्म में लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन तो C लिखेंगे, X लिखते हैं तो मोल, मोल, ठीक है, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में, और N तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में। तो आपको ये पता होना चाहिए, फिर आप यहीं पे ये लिख देंगे साथ में। ठीक है, कि के पी क्या है, के सी क्या है, के एक्स क्या है और के एन क्या है। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास आ जाते हैं जी, इनकी रिलेशनशिप निकालने हैं। ठीक है, इन सब के ये जो आपस में हम लिखे हैं के पी के सी के एक्स के एन, इनका आपस में रिलेशन क्या है। सबसे पहले हम रिलेशनशिप निकालते हैं के पी और के सी का, इन दोनों का। ठीक है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन बनता है, आइए इसको देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जनरल गैस इक्वेशन है P पार्शियल प्रेशर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक आपके पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। अगर हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इस इक्वेशन पे अप्लाई करवाते हैं तो जो पार्शियल प्रेशर है एक आइडियल गैस का, ठीक है, आई गैस, हम आई उसको नाम दे देते हैं गैस का, ठीक, गैस का नाम आई रख लेते हैं।
तो पार्शियल प्रेशर ऑफ आई गैस इज इक्वल टू n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आई गैस, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आई गैस। तो ये हमने इक्वेशन बना ली, इक्वेशन 1। इसको हम अरेंज करते हैं, पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज निकाल ली, P इज इक्वल टू एन आई आर टी ओवर पी। अब पार्शियल प्रेशर को क्यों अलग किया है, इस प्रेशर को हमने पार्शियल प्रेशर क्यों अलग किया, क्यों बनाया पार्शियल प्रेशर? क्योंकि हमें पार्शियल प्रेशर की जरूरत है। ये देखिए, पार्शियल प्रेशर की जरूरत है, हमें पार्शियल प्रेशर की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। ये पार्शियल प्रेशर की टर्म्स है ना, तो पार्शियल प्रेशर को किसी दूसरी इक्वेशन के साथ, किसी दूसरी फॉर्म के साथ रिप्लेस करना है, तो इसलिए हमने पार्शियल प्रेशर को यूज किया, उसकी वैल्यू निकाल ली। अच्छा, अब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये याद रखिएगा, ये हमेशा कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लिखा हो, इसका मतलब है ये कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट कौन सा, आई कंपोनेंट, क्योंकि ये आई कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। सो एन ओवर वी को हम लिख सकते हैं सी, ठीक है। आई रिप्रेजेंट करता है कि वो जो कंपोनेंट आई है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो P इज इक्वल टू सी आई आर टी। अब हमारे पास जो इक्वेशन मौजूद है जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स, ये देखें पी सी डी ए बी, ये है, ठीक है, ए बी सी डी। तो हम क्या करते हैं, हर एक कंपोनेंट के लिए यही पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं। अगर हम कंपोनेंट ए की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास जनरल इक्वेशन ए बी सी डी वाली है ना, तो हम ए की बात करते हैं, तो उसके लिए पार्शियल प्रेशर हो जाएगा एन ए ओवर वी आर टी, और एन ए ओवर वी क्या बन जाएगा, सी ए कॉन्सेंट्रेशन। इसी तरह बी के लिए भी एन बी ओवर वी आर टी, तो नंबर ऑफ मोल्स जब वॉल्यूम पे डिवाइड किया जाए तो ये कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है। तो ये तमाम हमने पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर सी, पार्शियल प्रेशर डी, और हमारे पास सबकी वैल्यूज आ गई हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। चलिए अब हमको इनको रिप्लेस करते हैं। ये हमारी इक्वेशन है केपी वाली, ये हमारी इक्वेशन है केपी वाली। इसमें हमारे पास, हमें पता है पी सी की वैल्यू पता है, ये सी सी आर टी। हमें पी डी की वैल्यू पता है, ये सी डी आर टी। तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। तो जो पावर्स मौजूद हैं, ध्यान रखिएगा कि ये पावर्स आपने एज सच ही लगा देनी है। जस्ट पी सी की वैल्यू पुट की है, ये पावर सी एज सच लिख दिया, पावर डी एज सच, ए एज सच, बी ये भी हमने एज सच लिख दिया। अब यहाँ पे आर टी इधर भी सेम है, आर टी इधर भी सेम है। तो आपको पता है कि अगर बेस सेम हो तो जो पावर्स होती हैं उनको ऐड कर लिया जाता है, ठीक है, पावर्स को ऐड कर लेते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि सी डी बेस और सी सी बेस ये डिफरेंट है, तो इनको हम अलग लिख देते हैं, सी सी पावर सी डी पावर डी, इनको हमने पावर्स के साथ अलग अलग लिख दिया। आर टी ये दोनों बेसिस सेम हैं, तो इनकी पावर्स को हम सी प्लस डी जमा करके लिख सकते हैं, ये मैथमेटिकल रूल, ठीक है। वैल्यूज पुट की, उसके बाद हमने इक्वेट किया। इसी तरह आर टी नीचे भी सेम है, उसको भी हमने ए प्लस बी बना लिया। अब बेसिस सेम है, ये फिर दोबारा हो गया, देखें बेसिस सेम है, आर टी इधर भी है, आर टी यहां भी है, बेसिस सेम है। अगर बेसिस सेम होंगी तो दोनों डिवाइड में हो, तो आप क्या करते हैं कि बेस एक लिखकर, ऐसे लिखकर, उसकी पावर में सी प्लस डी ऊपर है तो इसको ऊपर लिख के सी प्लस डी ऊपर, ये पावर में होना चाहिए था, ठीक है, ये मिस्टेकनली नीचे लिख दिया गया है, ये पावर में है, ठीक है। जैसे ये पावर लिखी हुई है, छोटी छोटा छोटा करके ऊपर लिखा हुआ है, आपने यही समझना है कि ये छोटा छोटा करके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे इसके साथ इधर, ठीक है। ये मिस्टेकनली इन्होंने नीचे लिख दिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये ऊपर होता है, ठीक है, पावर में होता है, यहाँ पे छोटा छोटा करके आएगा जैसे ये लिखा हुआ है। तो सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी,
जो डिवाइड में मौजूद हो पावर उसको हम माइनस में लिख देते हैं यहाँ पे साथ, ठीक है, और बेस फिर ए की बन जाती है। ये भी मैथमेटिकल रूल है, सी प्लस डी माइनस इंटू ए प्लस बी। अब नेक्स्ट ये जो आपके पास टर्म्स दी गई हैं सी 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 डी सी ए सी बी, ये सारी तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं विद पावर्स कोफिशिएंट पावर्स। तो इसका मतलब ये तो के सी के बराबर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, ठीक है, के सी के बराबर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी के बराबर है। तो अगर ये के सी के बराबर है तो आपके पास ये इक्वेशन क्या बनेगी, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी इंटू सी प्लस डी, ठीक, के सी कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर टी जनरल गैस कांस्टेंट और आपके पास टेम्परेचर को, ठीक है, जिसमें सर पावर क्या मौजूद है मिस्टेक सी है प्लस सर डी। इस इक्वेशन में आपने बताया? जी बेटा, सर आपने अभी बोला ना कि इस इक्वेशन में कोई मिस्टेक है। हाँ, मिस्टेक ये है कि इस आर टी के ये जो साथ लिखी है ना, ए प्लस सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ये पावर्स में लिखा जाता है। ये छोटी सी मिस्टेक है, ये ऐसे जिस तरह ये लिखा हो ना पावर में, ये देखें, इसी तरह इसके जस्ट इसके सामने हमने ए माइनस इंटू ए प्लस बी लिखना था, इन्होंने क्या किया है कि ये ब्रैकेट में इसको लिख दिया है ऐसे करके, तो ये मिस्टेकनली हुआ है। सर हम पावर इसको में लिखेंगे? हाँ जी, आप पावर में ही लिखेंगे, ठीक है, जिस तरह ये लिखा हुआ है सी प्लस डी, आगे इसको ब्रैकेट लगा के माइनस ए प्लस बी लिख देंगे बस, और फिर ये नीचे वाला ख़त्म हो जाएगा, ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद सी प्लस डी किसको रिप्रेजेंट करता है, सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी, ठीक है, कोफिशिएंट, और ये डी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये भी दोनों प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उनकी नंबर ऑफ रिपीटेशन यानी नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं जनरली कि सी प्लस डी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और ए प्लस बी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो हम इस सी प्लस डी और माइनस ए प्लस बी की जगह पे एन पी आर एन आर भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ये देखें अब उन्होंने ब्रैकेट में ऊपर करके लिखा है, ठीक है, तो ये मिस्टेकनली लिखा गया था। तो एन पी माइनस एन आर, ठीक है, दोनों को हमने रिप्लेस कर लिया। एन पी माइनस एन आर डेल एन के बराबर है, यानी चेंज इन नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हमारे पास जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो कितना नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आता है, इसके लिए जो नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट बनेंगे उसको आप माइनस करवाएंगे नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट में से, तो आपके पास आंसर आ जाएगी। तो ये इक्वेशन बनती है के पी इज इक्वल टू के सी, ठीक है, जिसमें के और के सी के दरमियान जो रिलेशन है वो पता चलता है कि वो डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। अगर डेल्टा एन की पावर ज़ीरो हो जाए, ठीक है, डेल्टा एन की पावर ज़ीरो हो जाए तो आर टी वन की इक्वल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी सारी टर्म, ठीक है। तो सिर्फ के पी इज इक्वल टू के सी बाकी रह जाएगा, ठीक है। तो जब डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यानी कि डिफरेंस खत्म हो जाए, इनका जीरो हो जाए डिफरेंस, तो ये के पी इज इक्वल टू के सी हो जाता है। नेक्स्ट है रिलेशन के पी के एक्स का रिलेशन। पार्शियल प्रेशर, इसकी एक इक्वेशन है। पार्शियल प्रेशर को हम इस तरह से भी नोट करते हैं, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, एक्स आई मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और पी आई जो है ये पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा जो पार्शियल प्रेशर होता है इसको हम स्मॉल पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जो टोटल प्रेशर होता है उसको हम कैपिटल पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन के मुताबिक पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। अब हम डिफरेंट गैसेस के लिए निकालते हैं पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज। हमारे पास ए बी सी डी सब्सटेंसेस थे जनरली, तो इन सब्सटेंसेस के लिए अगर हमें यही इक्वेशंस बनानी हो तो हम क्या लिखेंगे, आई की जगह पे ए लिख देंगे, पी ए एक्स ए पी, बी लिख देंगे तो बी कंपोनेंट की
पार्शियल प्रेशर आ जाएगी, सी लिखेंगे तो सी कंपोनेंट की पार्शियल प्रेशर, इसी तरह से डी कंपोनेंट पार्शियल प्रेशर, डिफरेंट वैल्यूज आ गई आपके पास। अब इन वैल्यूज को इक्वेट करना है हमने इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन है ना केपी वाली, तो वैल्यूज पुट कर दें, पी सी की जगह पे एक्स सी पी, पी डी की जगह पे एक्स डी पी, ठीक है। अभी हमने पीछे जो इक्वेशन बनाई है वो यहाँ पे हमने पुट कर देनी है सारी, बस पावर्स आपने वही रखनी है, सी पावर डी पावर, ठीक है, सेम पावर्स लिखेंगे। अब आपको पता है कि ये P और P ये दोनों बेसिस फिर सेम हो गई हैं, तो ये देखें P इधर आएगा C प्लस डी, और ये P और P सेम हो गए A प्लस बी पावर में। अब फिर उसी तरह से इस पावर को हम ऊपर ले जाएंगे क्योंकि फिर बेसिस सेम है, P सेम है, तो P एक बार लिखकर हम एक ही पावर में लिखेंगे, ये फिर उन्होंने नीचे में लिखा हुआ है मिस्टेकनली, ठीक है, पावर में लिखना है C प्लस डी माइनस A प्लस बी, और आप जानते हैं C प्लस डी प्लस माइनस इंटू A प्लस बी ये डेल्टा एन के बराबर है, ठीक है, अभी हमने देखा, तो इसको हम डेल्टा एन भी लिख सकते हैं। तो ये है के पी के एक्स का रिलेशन, के पी इज इक्वल टू के एक्स पी पावर डेल्टा एन, जिसमें डेल्टा एन की वैल्यू 0 होगी तो के पी के एक्स के बराबर होगा। रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के एन, पी आई इज इक्वल टू एक्स आई पी, ठीक है, ये अभी हमने देखा डेल्टा लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इक्वेशन, जिसमें ये जो x है ये क्या है, मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट I डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम स्टेज। सो इस xi को अगर हम ni/n के साथ रिप्लेस कर लें, ये इक्वेशन बन जाती है। अब इस इक्वेशन को हम अपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए लेते हैं, ठीक है, अगर हम A की बात करते हैं, ठीक है, A के लिए तो उसके लिए हो जाएगा NA/NP, B के लिए बात करें तो NB/N, NC ND, तो सबके लिए आ गया। अब इन्हीं पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज को फिर आप उसी इक्वेशन में पुट करेंगे, ये देखें पार्शियल प्रेशर वाली इक्वेशन, ये KP वाली इक्वेशन, इसमें आप पुट करेंगे PC की वैल्यू, PD की वैल्यू, PA और PB सब की वैल्यू पुट करेंगे, और पावर्स के साथ, ठीक है। अब ये जो P और N है ये दोनों इसमें भी हैं यानी सेम है, तो हमने एक ही बार, ये देखें इधर भी सेम है इधर भी सेम है, तो एक ही बार उन्होंने सबको कलेक्ट कर लिया, P/N, C और D ऊपर है दोनों प्लस में आएंगे C प्लस डी, ठीक है, और जो A और B हैं ये दोनों A प्लस बी ये डिवाइड में है, तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे जब, तो ये माइनस में होगा। अब इन्होंने ठीक लिखा है, ठीक है, C प्लस डी माइनस इंटू A प्लस बी, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो है C प्लस डी A प्लस बी ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि ये डेल्टा एन के बराबर है, ठीक है, तो आप इसकी जगह पे डेल्टा एन लिख देंगे, जबकि यहाँ जो आपके पास बच गई है इक्वेशन ये NC/ND NA/NB, तो ये आप जानते हैं कि ये KN के बराबर है, ठीक है, अभी हमने पीछे देखा भी है कि ये KN के बराबर थी, तो इसकी जगह पे KN लिख देंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी KP इज इक्वल टू KN P/N डेल्टा N इज इक्वल टू 0, ठीक है, जब डेल्टा आपके पास 0 होगा तो KP और KN दोनों बराबर। अब हम इन तमाम इक्वेशंस को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइनिंग ऑल रिलेशनशिप्स, KP KC RT पावर डेल्टा N, KP और KX का क्या था, KP इज इक्वल टू KX P पावर डेल्टा N, और अभी हमने KN का निकाला है, KP इज इक्वल टू KN P/N पावर डेल्टा N, ये इक्वेशन बन गई आपके पास, इक्वेशन नंबर 12, ठीक। तो इसमें वो यही कह रहा है कि अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, तो ये आपके पास सब जो है ये यूनिटी के बराबर हो जाते हैं, 1 के बराबर, जिससे के पी के सी के एक्स के एन सब बराबर हो जाते हैं, और इससे हम एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, और वो क्या है, कंक्लूजन आपने लाजमी लिखना है, वो क्या है कि जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ये दोनों रिएक्शन के अंदर इक्वल होंगे
तो फिर उस रिएक्शन के लिए ऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सेम होती है। फिर हम ये नहीं देखते कि वो रिएक्शन गैसेस वाला हो रहा है या फिर उसको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में लिखते हैं या उसको हम मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में या नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में, जिस फॉर्म में मर्जी आप लिख लें, जब भी आप उसके कॉन्सेंट्रेशंस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अगर बराबर हैं तो फिर इन सब कांस्टेंट की वैल्यूज भी सेम आएंगी, क्योंकि डेल्टा एन जीरो है ना, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स और रिएक्टेंट्स दोनों बराबर हैं, इसलिए तमाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, ये एक सैम्पल प्रॉब्लम है, ये आपके कोर्स में नहीं है। जैसे इसको अगर आप समझना चाहें, देखना चाहें, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आज हम यहीं तक डन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ली चैटलियर प्रिंसिपल है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये आपके कोर्स में बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, के पी के एक्स के एन का रिलेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छे से तैयार करना है इसको आपने। और ली चैटलियर प्रिंसिपल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।